नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान ने अमेरिकी सुरक्षा में सेंधमारी कर दी है और अमेरिकी नेवी का डेटा दुनिया भर में लीक कर दिया है, जिसके बाद अमेरिकी सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हैकर ग्रुप हंडाला ने टेलीग्राम पर 2000 से ज्यादा अमेरिकी मरीन सैनिकों की कुंडली खोल दी। सैनिकों के मोबाइल पर सीधे धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं। उनका घर, उनकी ड्यूटी, उनका डेली रूटीन, सब कुछ अब ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर में है। यह डिजिटल सेंधमारी अमेरिका के घर में ही की गई, जिसके बाद पेंटागन के होश उड़े हुए हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ने तो जैसे अपना सिर ही पीट लिया है। चुनावी माहौल में ईरान का यह दांव ट्रंप के लिए कोढ़ में खाज जैसा साबित हो सकता है। अमेरिका सोच रहा था कि वो समुद्र में घेरेबंदी करेगा, लेकिन ईरान ने साइबर स्पेस में घुसकर डिजिटल वर्ल्ड में अमेरिका को बहुत गहरी चोट दे दी। ये सिर्फ डेटा लीक नहीं है, ये नए दौर का साइबर वॉर है। अब सैनिकों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, सैनिकों के परिवारों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और ये अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए अलग से गले की हड्डी बन चुका है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं, साइबर स्पेस में भी लड़ी जाएगी और इसकी चेतावनी पहले ही ईरान ने दे दी थी। तो क्या अमेरिका इस डिजिटल चक्रव्यूह से निकल पाएगा? बताएंगे क्या है अंदर की खबर, कैसे डेटा लीक किया गया, कैसे ईरान ने एक बहुत बड़ा सेटबैक दिया, कैसे डिजिटल वॉर की शुरुआत ईरान ने कर दी अमेरिका के साथ। इस नए फ्रंट पर लड़ाई की पूरी खबर आपको देंगे और इस पर करेंगे दुनिया भर के मेहमानों के साथ चर्चा। अमेरिका, जिसे अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बहुत नाज है, एक छोटे से कमजोर से देश ने उसमें सेंध लगा दी और ऐसी सेंधमारी की कि हजारों लोगों की जिंदगी अब खतरे में है और पेंटागन के होश उड़े हुए हैं, हाथ पांव फूले हुए हैं। वो करे तो करे क्या? जी हां, ईरान ने अमेरिकी नेवी का डेटा टेलीग्राम की गलियों में सरेआम उछाल दिया और अब हर जगह इंटरनेट पर इन मरीन जवानों की पूरी प्रोफाइल मौजूद है। घर का पता, घर के लोग, घर में कौन कौन है, प्रॉपर्टी कितनी है, कहां पोस्टिंग है, A to Z हर जानकारी। जिसके बाद पेंटागन के गलियारों में से लेकर अब वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा हुआ है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ साइबर वॉर की शुरुआत कर दी है। ईरान के खतरनाक प्लान से दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क भी इस वक्त कांप रहा है। ईरान समर्थित हैकर ग्रुप हंडाला ने दावा किया कि उन्होंने खाड़ी में तैनात 2000 से ज्यादा अमेरिकी जवानों का व्यक्तिगत डेटा न सिर्फ हासिल किया, बल्कि उसे खुले इंटरनेट पर छोड़ दिया गया, जो किसी भी देश के लिए किसी खजाने से कम नहीं है, खासकर उन देशों के लिए जो अमेरिका के लिए साक्षात दुश्मन है। लेकिन ईरान ने जो डेटा लीक किया उसमें क्या है और इसके पीछे का मकसद क्या है? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है, अमेरिका ईरान के बीच इस वक्त तनाव अपने चरम पर है और इसी बीच ईरानी हैकर्स ने सेंसिटिव डेटा को एक्सेस किया, अमेरिकी नेवी के साइबर स्पेस में सेंधमारी की और 2000 से ज्यादा अमेरिकी नौसैनिकों की निजी जानकारी लीक कर दी। हंडाला नाम के हैकर्स ग्रुप ने टेलीग्राम पर इस डेटा को डाल दिया, जिसमें सैनिकों के परिवार की जानकारी, सैनिकों की जानकारी, उनके घर का पता, उनकी डेली रूटीन की जानकारी, उनकी प्रॉपर्टी की जानकारी, उनके अलग अलग लोकेशंस की जानकारी, सब कुछ इंटरनेट पर लीक कर दिया गया। इसके बाद व्हाट्सएप के जरिए इन सैनिकों के परिवार वालों को धमकी भरे मैसेज भी भेजे गए। अब सवाल यह है कि इसके पीछे का मकसद क्या है? मकसद यह है कि यूएस सैनिकों का मनोबल तोड़ा जाए, यूएस की साइबर सिक्योरिटी का मजाक बनाया जाए, ट्रंप को यह दिखाया जाए कि ईरान बेशक 50 साल से लगभग सैंक्शन झेल रहा है, लेकिन तकनीक के मामले में वो अमेरिका से पीछे नहीं है और वो अमेरिका के खिलाफ साइबर वॉर भी लड़ सकता है। एक तरह से मैसेज देने की कोशिश कि हमारे घर में अगर आप घुसे हैं तो आपको भी उतना ही नुकसान हो सकता है। अगर जल्द ही
खाड़ी से इलाका खाली नहीं किया तो अंजाम और ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन कहते हैं पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। डेटा तो बाहर जा चुका है। अमेरिकी नौसैनिक सीधे अब दुश्मनों के निशाने पर हैं। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। ट्रंप दुनिया को पाठ पढ़ा रहे थे कि पूरी दुनिया सुरक्षित करेंगे, होर्मुज को सुरक्षित कर देंगे, लेकिन अपने घर को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, अपने सैनिकों के सुरक्षित नहीं रख पा रहे। पेंटागन जो कि रक्षा मुख्यालय है अमेरिका का, वहीं सेंधमारी हो गई। ईरानी हैकर्स ने न केवल डेटा चुराया बल्कि टेलीग्राम पर उसे सार्वजनिक कर अमेरिका की इज्जत भी सरेआम उछाल दी। इस लीक ने ट्रंप प्रशासन को बैकफुट पर धकेल दिया है। सूत्रों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इस बात से बेहद नाराज हैं कि उनकी अभेद्य माने जाने वाली साइबर सुरक्षा इतनी कमजोर कैसे निकली। डेटा लीक के बाद पेंटागन ने तुरंत क्या कदम उठाए, यह भी समझ लीजिए। पेंटागन में इस खबर से खलबली मच गई। तुरंत अधिकारी इसकी जांच में जुट गए। शुरुआती जांच में डेटा लीक सही पाया गया। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने सुरक्षा बढ़ा दी है उन जवानों की और उन जवान के परिवारों की जिनकी डेटा को लीक किया गया है। और अब डेटा लीक के सोर्स की तलाश में जुटा हुआ है पेंटागन। ईरान ने सबूत सामने रख दिए हैं कि वो साइबर वॉर में भी लड़ाई लड़ सकता है अमेरिका के साथ। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पशोपेश में है कि कैसे उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। कैसे ये सबूत लीक हुआ, ये जानकारी लीक हुई, इसका सबूत देख लीजिए। ट्रंप ने एक पोस्ट किया और लिखा कि बेहतर है समझ जाओ, मैं और मिस्टर नाइस नहीं बनूंगा। ये तस्वीर आप देखिए, ये पोस्ट। ईरान कांट गेट देयर एक्ट टुगेदर, दे डोंट नो हाउ टू साइन अ न्यूक्लियर डील, दे बेटर गेट स्मार्ट सून, प्रेसिडेंट DJT, डोनाल्ड J. ट्रंप। नीचे लिखा नो मोर मिस्टर नाइस गाय, और हाथ में बकायदा एक ऑटोमेटिक मशीन गन डोनाल्ड ट्रंप इस पोस्ट में पकड़े हुए हैं। इस पोस्ट के साथ जो तस्वीर साझा की है उसमें ट्रंप एक बहुत घातक हथियार के साथ नजर आ रहे हैं। लिखा है नो मोर मिस्टर नाइस गाय, जो उनके सख्त रुख को दिखाता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप इस बात से बेहद खफा है कि सैनिकों की पर्सनल जानकारी लीक की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हैकर्स ईरान के साथ मिलकर अमेरिकी साइबर स्पेस में सेंधमारी कर सकते हैं तो कुछ और डेटा भी ईरान के हाथ लग चुके हैं और अभी एक तरह से साइकोलॉजिकल वॉर बन चुका है। जो सैनिक इस वक्त ईरान में डिप्लॉय हैं, अगर उनको यह पता चलता है कि दुश्मनों के पास उनके परिवार की जानकारी लीक हो गई है तो सोचिए उनके दिलो दिमाग पर क्या गुजरेगा। और यही है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जो साइबर वॉर का एक अलग आयाम है। ईरान ने अमेरिका को बता दिया है कि लड़ाई सिर्फ मैदानी जंग में नहीं होती, लड़ाई के आयाम कई अलग अलग हो सकते हैं। अब कैसे, संभावनाएं क्या है? संभावना नंबर 1, ईरान के लिए कैसे घातक लीथल वेपन किस तरह इसे इस्तेमाल कर सकता है ईरान। यूएस सैनिकों को ब्लैकमेल करने के लिए, जासूसी करने के लिए मजबूर कर सकता है। स्लीपर सेल्स के जरिए यूएस सैनिकों की डेली रूटीन या फैमिली पर अटैक किया जा सकता है। साइबर अटैक के जरिए यूएस सैनिकों के बैंक अकाउंट और छवि को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। डेटा में छेड़छाड़ से यूएस सैनिकों को डराकर खुफिया जानकारी निकालने की कोशिश की जा सकती है। यूएस सैनिकों और परिवार वालों में असुरक्षा का माहौल पैदा किया जा सकता है। ईरान के इस कदम से सैनिक डरे हुए हैं, उनके परिवार वाले डरे हुए हैं। ट्रंप को समझ नहीं आ रहा कि इसके बाद क्या एक्ट करना चाहिए। पेंटागन में मीटिंग्स बुलाई जा रही हैं। देखना होगा कि ट्रंप इस चुनौती से कैसे पार पाते हैं। और ये जो डेटा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लीक कर दी गई है यूएस मरीन्स की, इससे अमेरिका को कितना नुकसान होगा और इससे कैसे वो बाहर आएगा। बातचीत करने के लिए एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। और रवि करकरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, यूएसएस लाइव। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं मेजर जनरल अनुज माथुर से शुरुआत करूं और उनसे जानने की कोशिश करूं कि ईरानी हैकर्स ने ये जो डेटा लीक किया है यूएस मरीन्स का, 2000 जवान बताए जा रहे हैं,
कितना बड़ा नुकसान यूएस के लिए? जय हिंद विवेक। जय हिंद देखिए, सर। ये डेफिनेटली आप कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। देखिए, जो ये अक्सर ये बात मैंने आपके चैनल पे कही है कि लड़ाइयाँ जो हैं वो इकोनॉमीज नहीं लड़ती हैं, लड़ाइयाँ आर्मीज लड़ती हैं। और आर्मीज में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है लड़ाई लड़ने के लिए, आर्मी से मेरा मतलब है, कोई बुरा ना माने, आर्मी नेवी एयरफोर्स आर्म्ड फोर्सेस है, ये मतलब मेरा कहने का, कि कोई कहीं ये ना समझे कि सिर्फ आर्मी लड़ रही है। तो वो जो 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 सोल्जर्स लड़ते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इशू होता है उन सोल्जर्स के मोराल को मेंटेन करना। जो प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर बनाए गए हैं, उन प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ वॉर है मेंटेनेंस ऑफ मोराल। और जो मेंटेनेंस, और आज का जो युद्ध है वो एक चीज उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी है कि जो फ्रंट लाइंस हैं वो सिर्फ फिजिकल नहीं है, फ्रंट लाइंस हैव बिकम डिजिटल। और ये जो चीज जिस प्रकार से वहां पर जाकर के वो इस साइबर वॉरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो आपने पॉइंट्स गिनाए हैं वो पूरे पूरे के पूरे सच हैं। ये बात मैं पूरी तरह से मानता हूं। इसका बाकायदा असर हो सकता है, लेकिन किस पर, कौन से ट्रूप्स की हम बात कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर किस प्रकार से उनके ऊपर आपको आपको लगता है विवेक असर होगा? उनको उन्होंने धमकी दी। अब ये चीज अमेरिका को भी मालूम है कि इस प्रकार का साइबर अटैक हुआ है। डेफिनेटली अमेरिका की पोल पट्टी खुली है, इसमें कोई शक नहीं है। जो कई सारी पोल पट्टियां खुली हैं उनमें से एक ये भी है। लेकिन इसको किस प्रकार से आगे जाकर के अमेरिका रोकने की कोशिश करेगा, इसका जो डैमेज कंट्रोल है वो करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और मेरा ये मानना है कि अमेरिका के पास भी इस प्रकार का वेरविदौल है कि वो इस चीज का जो डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। डैमेज तो हो गया, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है विवेक, लेकिन इस डैमेज को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और वो मेरा मानना है कि वो लोग इसको डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है कि पेंटागन ने एक इंक्वायरी ऑलरेडी ऑर्डर कर दी है, और इसमें वो आगे जाकर के देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये चीज हुई है। और इतना जबरदस्त साइबर अटैक उन्होंने अमेरिकन मरीन्स के ऊपर कर दिया है। श्याम कुमार साहब यहाँ बैठे हैं, वो जानते हैं कि मरीन्स के ऊपर अटैक किस प्रकार से क्या क्या असर ये ला करके डाल सकता है। लेकिन मैं अभी भी ये बताना चाह रहा हूं कि अमेरिका जो है, कहीं ना कहीं ऑप्शंस उनके 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 कम होते चले जा रहे हैं। और जिस प्रकार से अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो लगातार धमकी पे धमकी दिए जा रहा है, उन धमकियों का भी कहीं ना कहीं एक मतलब ये शायद हम निकाल सकते हैं कि वो धमकियां क्यों दी जा रही हैं, कब दी जा रही हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि हम किसी भी प्रकार का दबाव ईरान के ऊपर नहीं बना पा रहे हैं। अब मेरा ये मानना है, जैसा कल भी मैं कह रहा था विवेक, आज फिर उस बात को दोहराऊंगा, कि अगर आप ईरान के ऊपर आर्थिक रूप से दबाव बनाते चले गए तो ये चीज बहुत बड़ा सेटबैक जरूर है। लेकिन इस चीज को बहुत ज्यादा दिन ईरान आप जो कह रहे सस्टेन हैं कि एक बड़ा कर। ब्लो है, और पेंटागन ने बाकायदा इसके लिए एक प्रूफ भी ऑर्डर कर दिया है इसका पता लगाने के लिए। मैं रवि जी से जरा जान लूं कि इसको लेकर क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं और ये कितना खतरनाक हो सकता है किसी भी देश के लिए और अमेरिका के लिहाज से, कि अगर ईरान साइबर वॉर की शुरुआत कर रहा है। फिर मैं कैप्टन श्याम कुमार और विंग कमांडर आलोक साय जी के पास जा रहा हूं। रवि जी। हाँ जी अमित, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। शायद आपको पता नहीं है कि मैं एआई का भी बहुत काम करता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी। और एआई जो है वो पूरा डेटा पे ही है, मेरी किताब भी है इसके ऊपर। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ईरान, चाइना, रशिया में 3 डेडिकेटेड सिटीज़ हैं जहाँ पे हैकर्स को ट्रेन किया जाता है, और उनका डेली काम 24 घंटे का यही है। अगर आप ईरान में देखें तो जो मशाद जो जगह है, और आई थिंक इस्फहान है, हम्म। तो अगर आप सिटीज ढूंढेंगे तो वहाँ पे हैकर्स की ट्रेनिंग होती है, और उनका जो काम है वो यही काम है उनका कि उनको साइबर क्राइम करना है और डेटा को लीक करना है। सिमिलरली शेजान जो है चाइना में, इट हैज द सेम पर्पस। देखिए अमेरिका का एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जो हम लोग काफी सालों से बोल रहे हैं, कि जितना भी चाइना बेस्ड इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, एप्स हैं, डेटाज हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, वहां पे जितना भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी चाइना के पास जाती है। मेरे लिए एक्चुअली ये 2400 2500 नंबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये उनके पास सारी इंफॉर्मेशन आज की डेट में है।
और सिर्फ इराक की जो कैपेसिटी है डेटा लीक करने की वो चाइना से लिंक्ड है। चाइना हमेशा बहुत ज्यादा दुनिया में आगे पहुंच चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और जो हम लोग कहते हैं ना वेपनाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेपनाइजेशन ऑफ डेटा सिक्योरिटी, ये एक रियलिटी है और ये हर रोज होती है। तो इसमें बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशंस हैं। और क्या सिवियरिटी होगी, फैमिलीज को क्या इम्पैक्ट होगा, साइकोलॉजिकल, जो अभी ऑनरेबल सर ने जो अभी बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो साइकोलॉजिकल जो एक सोल्जर को होता है कि मेरी फैमिली सुरक्षित है। पर आप हमें इसको डॉक्सिंग कहते हैं एक तरीके से। डॉक्सिंग का मतलब होता है कि आपने एक्सपोज कर दिया उनका पूरा इंफॉर्मेशन और इंटरनेट पे डाल दिया, और ये वापस नहीं हो सकता, बल्कि ये और करेंगे और इंफॉर्मेशन डालेंगे। तो ओवरऑल अमेरिका के जो डेटा सिक्योरिटी के लॉज हैं और जो उनकी पूरी स्ट्रैटेजी है वो बहुत पुरानी है। और उसके बाद काफी बात हो चुकी है, काफी कॉल, बल्कि ट्रम्प, अगर ट्रम्प को टिकटॉक में उठाएं तो ट्रम्प ने पहले बहुत क्रिटिसाइज किया था, आपको याद है कि टिकटॉक बैन होगा। मोदी जी ने इंडिया में टिकटॉक क्यों बैन किया था? क्योंकि टिकटॉक में एक एल्गोरिथम होता है जो आपके फेस को पढ़ता है और उसके हिसाब से आपको एडिक्टिव बनाता है, और उससे वो ज्यादा डेटा, हम कहते हैं डेटा ब्रीचिंग करके, वो पूरा आपका जो सिस्टम है उसको पढ़ लेता है और उससे पैटर्न समझ लेता है कि ये रवि जो है ये देखते हैं। क्योंकि आपके फोन में जितना आपके फोन को पता है उससे ज्यादा आपकी जो आपकी वाइफ या हस्बैंड को नहीं पता होता जितना आपके फोन को पता होता है आज की डेट में। तो दिस व्हेन इट गेट्स वेपनाइज्ड, दैट इज द प्रॉब्लम। इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अमेरिका की प्रॉब्लम। इंडिया में आप देखिए ना, जो सर्वेलेंस कैमरा का, मैं तो कितने सालों से उठा रहा हूँ कि सर्वेलेंस कैमरा जो मेड इन चाइना के हैं, आज की डेट में चाइना के पास सारी इंफॉर्मेशन है। तो ये जहाँ पे हम लोग वनरेबल है, वहाँ पे चाइना जो है वो बहुत आगे पहुंच चुका है। और हाँ ये डेटा ब्रीच जो है वो बढ़ता रहेगा, और इसका समाधान जो है वो यूएसए को अपनी इंटरनल स्ट्रैटेजी में करना पड़ेगा। अभी तो उनको रिपेयर करना पड़ेगा जो ये काम हुआ है। जी, मैं कैप्टन श्याम कुमार जी का धन्यवाद। इस पर रिएक्शन चाहूंगा। ये एक बहुत मेजर ब्लो है मुझे लगता है, जिस हिसाब से इतने सारे मरीज की इंफॉर्मेशन लीक कर दी हुई ओपन प्लेटफॉर्म पे। श्याम कुमार जी। धन्यवाद विवेक, जय हिंद, जय हिंद शनो सर। वरुणा। देखिए, ये 31st मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट जो फिलहाल इंडियन ओशन में काम कर रही है, और अमेरिका ने स्लो ब्लीडिंग टू डेथ का जो तरीका अपनाया है ब्लॉकेड का, इसमें उसने ब्लॉकेड को पूरे ओशन में, जहां तक समंदर है, जहां तक मर्चेंट शिप्स जा रहे हैं, वहां तक इसको एक्सपैंड कर दिया है। और ये लंबा चलेगा, ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूं और फिलहाल भी कह रहा हूं कि ये पासा फेंका गया पूरी सोची समझी रणनीति के तहत। 28 मार्च के बाद से ये पूरी जो वार है इसी तरह की होनी थी। ये मैं पूरी तरह से इसके ऊपर कंसिस्टेंट हूं और इसमें मुझे कोई शक नहीं था कि ये होगा। और अभी ये लंबा चलेगा और कई देश इसमें इन्वॉल्व होंगे। अब मरीन्स की बात आती है, तो मरीन्स इसको कर रहे हैं, विजिट, बोर्ड, सर्च एंड सीजर। अभी ब्लू स्टार 3 को जो कल उन्होंने पकड़ा, उसको सर्च किया और उसके बाद उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो ईरान के पोर्ट पे नहीं जा रहा था। तो आप पैसिफिक में भी, आप अटलांटिक में भी, इंडियन ओशन में भी, आप कहीं भी आप ये देखेंगे, ब्लॉकेड का जो माहौल होता है वो अश्वमेध यज्ञ होता है। आपने घोड़ा छोड़ दिया है, अब आप पकड़ोगे तो पिटोगे, और या तो सॉवरेंटी स्वीकार करो। तो ये वो माहौल है, अगर सीधा सीधा कहूं तो कौन इन्वॉल्व है? मरीन्स। मरीन्स के साथ सेलर्स भी होते हैं और कई लोग होते हैं। ये कोई स्पेशल फोर्स नहीं है, ये एक तरह का नेवल जो डिप्लॉयमेंट है, जिसको हम नेवी में, इंडियन नेवी में कहें तो लैंडिंग पार्टी, बोर्डिंग पार्टी, जो हम लगातार कर रहे हैं 82 के अगेंस्ट में, कंट्राबैंड कंट्रोल के अगेंस्ट में। एक और बात मैं कहूं, ब्लॉकेट के साथ अमेरिका ने कंट्राबैंड कंट्रोल, जो अगेन यूनाइटेड नेशन क्लासिफिकेशन ऑफ लॉयड सी का एक पात्र है। कंट्राबैंड कंट्रोल मतलब कोई भी वॉर वेजिंग कैपेसिटी की चीजें ईरान नहीं जानी चाहिए, या सी में ट्रांसफर नहीं होना चाहिए शिप टू शिप, ये सारी चीजें। तो मरीन्स इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली, तो उनको डिमोरलाइज करने के लिए ईरान ने ये डाटा लीकिंग का काम किया है। हंडाला जो उनकी एक ग्रुप है, उन्होंने ये हैकिंग की है, उन्होंने थ्रेटन भी किया है कि हम उनको, उनके घरों को तकलीफ देंगे, या वहां पर टूरिज्म स्पेसेस, पार्क, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की पहले ही वार्निंग ईरान दे चुका था, अब इनको कह रहा है। ऐसी बात नहीं है, ईरान को भी लगातार, जैसे दुख तैगन कंपनी की बात करें तो पिछले 1 साल से लगातार 100 से ज्यादा ईरानियन मैरीटाइम शिपिंग कंपनी, जो नेशनल शिपिंग कंपनी है, उनके शिप्स को लगातार, उनके नेविगेशन डाटा को, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को सैटेलाइट के थ्रू सब चेंज करके उनको तोड़ दिया गया, डाउन टाइम कर दिया गया, ताकि टैंकर्स और कार्गो शिप्स ना मूव कर पाए। और ये काफी खतरनाक मूव था अमेरिका की तरफ से, और जिससे काफी परेशानी हुई है। और अमेरिकन IRGC ने
एक वार्निंग भी दी है एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज को, जैसे बोइंग है, मेटा है, एप्पल है, गूगल है, कि आप हमारे पर्सनल को एआई के थ्रू ट्रैक कर रहे हो तो हम आपको, आपकी कंपनीज को हार्म पहुंचाएंगे जो ईरान में है या आसपास है या जहां भी विश्व में जहां भी है, चाहे दुबई में हो चाहे वो इन डेस्टिनेशंस में हो। इसलिए अटैक भी किया गया उन कंपनीज को इनडायरेक्टली। तो जी। ये साइबर वॉरफेयर, डाटा लीकिंग, ये चलता है। जहां तक मैं कहूं मोरल की बात, तो देखिए आप जानते हैं कि जो सेलर्स काम करते हैं तो ये तो 3000 4000 मरीन्स रिप्लेस हो जाएंगे, आएंगे जाएंगे, किसको किसको चेक करेगा। यस, डेंट मारा है उसने जी। मनोबल तोड़ने के लिए, और इसको वो इफेक्टिव लाना चाहता है, दिखाना चाहता है लोगों को। यही तरीका है वॉरफेयर जी। का, लेकिन अमेरिका इसको ये एक तरह का करेगा। रिटेलिएशन भी हो सकता है। मुझे लगता है कि ये भी बताना चाह रहा है कि हम दूसरे जो वॉरफेयर है उसमें भी हम तैयार हैं आपके साथ दो दो हाथ करने के लिए। मैं आलोक जी का जल्दी से एक रिएक्शन चाहूंगा, कितना बड़ा सेटबैक और कितना नुकसान हो जाएगा इससे, आलोक जी। विवेक जी देखिए, 2379 मेरिन्स का डाटा लीक होना निश्चित रूप से अमेरिका के लिए एक डेंट है, उसके इमेज पे डेंट है, उनकी साइबर सिक्योरिटी पर एक के इमेज पे भी डेंट है। और इसमें कोई शक नहीं है कि अब देखिए दो बातें हो सकती हैं। एक, इसका दो तरह से असर होता है। एक तो उनका मोरल डाउन होगा, थोड़े से जो सोल्जर्स हैं वो थोड़े से विचलित होंगे कि उनके फैमिली अब एक्सपोज्ड हो गए हैं घर पे। दूसरी बात यह है कि अब उनको खतरा, जो वहां से स्टेटमेंट्स ये आ रहे हैं कि उनके व्हाट्सएप को भी मॉनिटर किया जा रहा है। उसकी रिपोर्ट आई है कि ये जो 2379 जो लीक हुए हैं, उनके परिवार वालों के नंबर को व्हाट्सएप पे भी मॉनिटर किया जा रहा है, उनके मूवमेंट्स को भी मॉनिटर किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट परसेप्शन है जो कि वहां सैनिक के परिवार वालों को मिल रहा है। अब इसको कैसे अमेरिका इसको टैकल करता है ये तो दूसरी बात है। तो लेकिन ये थ्रेट कैसे काम आएगा, इस थ्रेट को अगर उनको एग्जीक्यूट करना है किसी इफेक्ट में, तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के अंदर में ईरान को अपने स्लीपर सेल्स एक्टिवेट करने पड़ेंगे। भाई आपने जान लिया कि कौन है, कहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, अब उनको आप डैमेज कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको कोई वहां पर आपका स्लीपर सेल होगा, कोई आपका आदमी होगा जिसके थ्रू आप उनके ऊपर हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हो। ये होगा नेक्स्ट स्टेप। यही दो इसके प्रभाव पड़ेंगे। लेकिन मेरा यह मानना है कि अभी ये नॉन कन्वेंशनल जो वार है, इस तरह की वार अब धीरे धीरे और बढ़ेगी, क्योंकि दोनों देशों के बीच में काफी बेचैनी है। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड है अमेरिका के द्वारा और ईरान के द्वारा, ये मेरे सर कहीं हिसाब ऐसा से तो नहीं हो जाएगा जैसे रशिया यूक्रेन में वॉर भी चल रही है, कुछ हो भी नहीं रहा है, लड़ भी रहे हैं, बम भी फट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है लेकिन चला ही जा रहा है, मतलब नॉन स्टॉप हो गया है? नहीं आशुनी जी, आशीष जी, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि 12 से 20 दिन के अंदर में 12 से 20 दिन के अंदर में या तो कोई मेजर अनकन्वेंशनल अपहीवल होगा या तो फिर ये फुल वार आउट ऑफ ब्लो हो जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा ये ब्लॉकेड नहीं हो सकता। ईरान बर्बाद हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके जो पुराने कंटेनर्स हैं उसको एक्टिवेट किया गया है, फ्लोटिंग कंटेनर्स एक्टिवेट किए गए हैं कि समुद्र में फ्लोट करा के तेल रखा जाए। 12 से 20 दिन के बाद इनके तेल के कुएं बंद हो जाएंगे, तेल को रखने की जगह नहीं है। तो ईरान की बढ़ती हुई बेचैनी का ये सब परिणाम जो आप देख रहे हैं आशीष जी, वो ये है। अभी और भी कई चीजें हो सकती हैं, क्योंकि ईरान काफी बेचैन है, वो अब होल्ड नहीं करेगा। अभी जो वार्ता के लिए उधर से पॉइंट्स रखा गया है, उस पॉइंट को अमेरिका ने अपने सिक्योरिटी जो एडवाइजर्स हैं उनके साथ डिस्कस किया, पीटर हेगसेथ ने और राष्ट्रपति ट्रंप ने, और उन्होंने माना है कि ये ईरान की एक शातिर चाल है। जब तक कि न्यूक्लियर मुद्दे पर ईरान कमिट नहीं करेगा तब तक वो बात को नहीं करेंगे। उन्होंने ईरान की तरफ से क्या रिटर्न आया है कि आप अभी जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम खोलने को तैयार हैं, आप सारा सैंक्शन खोल दीजिए और हमारे सीज फंड को रिलीज कीजिए, और न्यूक्लियर एसेट्स को कहां रखना है, कैसे रखना है, संवर्धित यूरेनियम को, इस पर हम नेक्स्ट स्टेज में इन ड्यू कोर्स में बात करते रहेंगे। तो ट्रंप और जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स है अमेरिका का, उनको यह कहना है कि ये ईरान द्वारा एक चालाकी है, वो समय बाई करना चाहता है ताकि जल्दी से जल्दी वो वेपन बना ले, और इसीलिए उनका कहना है कि वो अब जो ईरान की तरफ से वो हलचल बढ़ती जा रही है, आप सही कह रहे हैं जी जी। अब वो तो अभी देखिए, अभी ये बहुत दोनों तरफ से बहुत तेजी से हलचल होगी। आगे आने वाले 7 से 10 दिनों में आप देखिएगा आशीष जी, मेरा आकलन है अमेरिका के लिए भी स्थिति बहुत तो आप कह रहे हैं दोनों पैनिक कर रहे हैं, तो कोई साइबर अटैक कर रहा है, कोई नेवल ब्लॉकेट लगाकर बैठा हुआ है, जिसके तर्कश में जो तीर है सब चला दो। जी। $170 मिलियन
पर डे का नुकसान ईरान को हो रहा है, उधर 1 से $1.5 बिलियन का मेंटेनेंस का नुकसान अमेरिका को हो रहा है, उनकी पब्लिक इमेज खराब हो रही है, और जितना ही देर तक ये हॉर्मुज बंद रहेगा उतना ही इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ेगी, अमेरिका पर दबाव और बढ़ेगा। तो दबाव दोनों तरफ बढ़ता जा रहा है। एंड आई एम अफ्रेड आशीष जी कि मुझे डर यह है कि दबाव इतना ना हो जाए कि फिर से युद्ध हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल माथुर सर, ये पैनिक में लिया गया फैसला है और पैनिक में क्या क्या कर सकता है कोई देश, कोई इंसान, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। अगर आज 2000 जवान खतरे में, उनका परिवार खतरे में, तो डोनाल्ड ट्रंप किस सीमा तक जाएंगे उसको भी एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता है। ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ईरान को इस बात का पूरा पता है कि वो मिलिटरीली अमेरिका से लोहा नहीं ले सकते। तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर उनका एकमात्र तरीका है। ये उन्होंने जो तरीका हॉर्मुज के पीछे एसिमेट्रिक वॉरफेयर, राइट, हाँ, वो ये जो हॉर्मुज का था, ये उन्होंने क्यों किया? अब वो क्यों बाबल मंदेब की धमकी दे रहे हैं? उन्होंने, पेजेश्कियान ने या गालिबाफ ने साफ कहा है कि अभी हमें बाबल मंदेब का ताश खेलना, पत्ता खेलना बाकी है, हम वो भी कर सकते हैं। तो ईरान को ये पता है कि वो डायरेक्ट कन्वेंशनली जीत नहीं सकता, कन्वेंशनली उसको इतना नुकसान ऑलरेडी हो गया है कि वो उससे उभरना भी उसके लिए बड़ा भारी काम है। ये बात मैं बता दूं। दूसरी बात जो मैं बहुत थोड़ा सा इसको बहुत इंपॉर्टेंटली समझने की जरूरत है, ये जो परसेप्शन है कि ईरान के पास समय है और ईरान टाइम बाय कर रहा, ईरान के पास टाइम ही तो नहीं है, ये मेरा मानना है। क्योंकि जिस प्रकार का इकोनॉमिक ब्लॉकेड से उनको नुकसान हो रहा है, वो दे आर रनिंग अगेंस्ट टाइम, ये बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि 10, 12, 15 दिन के बाद उनकी ऊर्जा उत्पादन में बहुत जबरदस्त तनाव आने वाला है और उनको ऊर्जा उत्पादन को कम तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी उन्होंने करना शुरू कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बंद करना पड़े। इसीलिए ईरान की, अमेरिका की तरफ से धमकी आ रही है हम तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे। ईरान की तरफ से हमेशा ये धमकी आ रही है कि हम अरब देशों के सारे तेल भंडारण को खत्म कर देंगे, हम यहाँ ये हमला कर देंगे, ये साइबर कर देंगे, हम बाबल मंदेब को यहाँ बंद करवा देंगे। तो ये तमाम चीजें जो कल शब्द मैंने प्रयोग किया था, डेस्परेशन दिखा रही है ईरान का। क्योंकि ईरान इस बात को जानता है कि अगर ये ब्लॉकेड इफेक्टिवली लगा रहा, और जैसा कि श्याम कुमार साहब ने कहा कि ये सिर्फ यहाँ नहीं है, वो पूरे 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 दुनिया में उनको ट्रैक कर रहे हैं, पूरे दुनिया में उन्होंने उनको दबा के रखा हुआ है। तो ये मेरा मानना है कि इससे और वो जो आर्थिक दबाव ईरान पर पड़ेगा, वो सहने की क्षमता ईरान में नहीं है। एक लाइन में बोलना चाहता हूँ, ईरान जो है वो थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। जो पाकिस्तान के लिए हम स्टेटमेंट बोला करते थे कि पाकिस्तान दुनिया की एकलौती ऐसी देश है कि जहां नॉर्मली देशों के पास आर्मी होती है, पाकिस्तान की आर्मी के पास देश है, वही हालत शायद ईरान की उस तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। और हम ये पूरी तरह से अगर नहीं भी सही है तो पार्शियली ये बात मैं कह सकता हूं कि आज ईरान जो है वो आईआरजीसी के पास गिर हुई एक देश है, और आईआरजीसी जो कह रही है वो लॉजिक पर कम और जज्बों पर ज्यादा आधारित मुझे लगता है वो है कि बदला, ये कर वो कर। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा इनको समझ करके जो उन्होंने जो पॉइंट्स इनके जो स्टेजेस हैं वो भी बहुत मेरे हिसाब से बहुत ठीक है। उन्होंने कहा है कि भाई पहला स्टेज बातचीत का ये रखिए कि आप हर प्रकार का सीज फायर, वॉर शुड स्टॉप ऑन ऑल फ्रंट्स, ये बोल रहा है ईरान। फिर वो कह रहे हैं कि स्टेज 2 में हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो है उसको किस प्रकार से मैनेजमेंट है, किस प्रकार से उसको खोलेंगे, वहां से कैसे पूरा आवागमन शुरू हो जाएगा, वो उसके बाद हम न्यूक्लियर के बारे में बात कर लेंगे। लेकिन अमेरिका का ये मानना है कि न्यूक्लियर सबसे पहले, वो ट्रम्प साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं ये न्यूक्लियर नहीं होने दूंगा, फलाना नहीं होने दूंगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि एक किस्म का वहां पर डेडलॉक क्रिएट कर रही हैं, और उसकी वजह से ईरान बहुत सारे ऐसे एक्शंस लेने की कोशिश कर रहा है जो कि सर आप कह रहे हैं कि ईरान जो है वो पाकिस्तान के नक्शे कदम पर जाता हुआ दिख रहा है। तो फिर चाणक्य कहते थे कि जंग और प्यार में सब जायज है, साम दाम दंड भेद। प्यार और वार में कोई भी ऐसा तर्कश में तीर मत रखिए कि जिसका इस्तेमाल ना कर पाए आप। अगर आप जंग में आपके वजूद पे बात आ गई तो। जी सर।
बिल्कुल वही बात है जब आपकी एग्जिस्टेंशियल, क्योंकि ये बात मैंने कल भी बताई थी कि जो अली खamenei का जो सिक्योरिटी एडवाइजर था, डिफेंस एडवाइजर, उससे पूछा गया था कि आपके पास 48 साल से आपके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, आप कुछ क्यों नहीं करते, हॉर्मुज का कुछ क्यों नहीं करते। तब उन्होंने कहा था कि जब ईरान पर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आएगा हम हॉर्मुज के ऊपर कोई एक्शन लेंगे। और ये जो एक्शन अभी ईरान ने लिया है, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ईरान में ये फीलिंग है कि उनके ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से नुकसान उनका हुआ है वो समझ रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इस तरह से अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास किया है। विवेक जी, मैं इस पे रवि सर का रिएक्शन चाहूंगा कि अगले 48 घंटे में यूएस में क्या होने वाला है इसके बाद। एक तो उनको यूएस कांग्रेस से मंजूरी भी लेनी है, $200 बिलियन का बिल पहले ही चिपका रखा है कि हमारा बिल क्लियर करो, हम जंग लड़ रहे हैं। मिड टर्म इलेक्शंस, मुझे लगता है एक अंदेशा जो मुझे है ईरान की इन हरकतों के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति सीज फायर पर रहेंगे, जंग खत्म नहीं करेंगे, तैनाती यूएस नेवी की रहेगी और बाद में वो कहेंगे कि हम अभी जंग में हैं इसलिए मिड टर्म इलेक्शंस अभी नहीं कराए जा सकते विद स्पेशल पावर यूजेस। ट्रंप अपने एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करेंगे। रवि जी, लेकिन 48 घंटे में, पहले 48 घंटे में और उसके बाद जो मैंने सवाल पूछा उस पर। देखिए विवेक, बहुत ही आपने बढ़िया सवाल पूछा है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट तो आप आज देख रहे हैं ना, कि अगर यूएई अनाउंस करता है कि 1 मई से वो ओपेक छोड़ रहा है, ये बहुत बड़ा ब्लो अमेरिका के लिए है। इसलिए ब्लो है क्योंकि यूएसए जो है वो सऊदी और यूएई के साथ हमेशा गेम खेलता रहा है। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि ये गल्फ में बड़े मल्टीपल गेम्स जो हैं चल रहे हैं। एक तरीके का मैंने अभी ट्वीट भी किया, अगर आप देखेंगे कि जो मिडिल ईस्ट की अनटोल्ड कोल्ड वॉर जो है सऊदी और यूएई के, और इसका क्या इम्पैक्ट है। तो देखिए, ट्रम्प का सबसे बड़ा जो प्रायोरिटी है वो है मिड टर्म को जीतना। और मिड टर्म जब जीता जाता है तो वो क्या करते हैं अमेरिका में, आपको आपके शायद चैनल मैंने एक पैनल में बोला था कि अमेरिका की ना जो और जितने भी वोटर्स हैं उनकी मेमोरी बड़ी छोटी है। वो 2-3 महीने का याद रखते हैं वोट डालने से पहले, क्योंकि बड़ी इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट बेस्ड बड़ी इंटरेस्टिंग सोसाइटी है। इंडिया से थोड़ा हटके है उनका जो पूरा जो कल्चर है। तो इसीलिए ना आपने देखा था कि जब 13 जुलाई को ट्रम्प को शूट किया गया था, तभी मैंने बोल दिया था कि ये अब ट्रम्प जीत गया। तो लोग लोग सोच रहे थे कि मैं पागल हूँ। पर मैंने बोला था कि कुछ भी हो जाए, अब अमेरिकन ऑडियंस जो है वो 8 नवंबर को इसी को वोट डालेगी। तो अभी आप देखेंगे कि ट्रम्प के आगे बहुत और चीजें होंगी, पर मुझे जो लगता है कि ट्रम्प कितना भी कर ले अगले 24 घंटा, सॉरी 48 घंटे में, और जो 7 दिन की डेडलाइन है, जितने भी आपके गल्फ के जो स्टेट्स हैं वो अब प्रेशर डालेंगे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब यूएई में देखिए कितनी अनाउंसमेंट हुई हैं आज। इसके अलावा अब वो ये भी कह रहे हैं कि हम बाकी जो जितने भी मल्टीलैटरल हैं और बाकी जो बॉडीज हैं जो जिनने हमको सपोर्ट नहीं किया हमारी वॉर के लिए, उनका कोई मीनिंग नहीं है, हम उनको भी छोड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। क्या कतर उसको करेगा, क्या उसको ओमान करेगा, क्या कुवैत करेगा? क्योंकि एक तरीके से एक अंदर ही एक और विदिन युद्ध, एक और युद्ध छुट चुका है, जिसको कर्ब करना और जिसको कंट्रोल करना ट्रम्प के हाथ से बाहर है। उसका एक ही नेगोशिएशन होगा कि यूएई बोलेगा और बाकी लोग बोलेंगे कि आपको इसको शांत करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, आप अपने मिड टर्म के लिए आपने पूरी दुनिया का तहस नहस और कूड़ा मचा दिया है। क्योंकि मर तो रहे हम ना, हमारे यहाँ पे ऑयल फील्ड को अटैक हो रहा है, हमारे रेजिडेंशियल एरियाज में अटैक हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन प्लांट्स में अटैक हो रहा है। आप तो अमेरिका में बैठे हो, ठीक है, आपके बेस इम्पैक्ट हुए हैं, पर हमारी तो इकोनॉमी तहस नहस हो गई है। और ट्रम्प जो है वो जो है इस पूरे को अपने यू नो अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका बहुत ज्यादा एक वो है कि जो आपने अभी पिक्चर दिखाई, वो ट्रम्प की रियलिटी है। वही ट्रम्प की रियलिटी है कि वो एक थोड़े ईगोमेनियाक हैं कि मैं आई एम नो लॉन्गर नाइस का। कितनी बार बोलोगे? वो कहते हैं ना, शेर आया शेर आया शेर आया, और जब शेर आया आता है तो कोई आता नहीं है। अभी ट्रम्प की वैसी हालत होगी कि आई एम अ नाइस गाय, और लोगों को पता है कि ये हमेशा एक एंटरटेनर है, एक बिजनेस फेल्ड बिजनेस लीडर है, जो आपको पता ही है कि कितनी बार उनका खुद का नुकसान हो चुका है, और किस्मत से वो भी प्रेसिडेंट बने हुए हैं। बहुत ज्यादा रिटेलिएशन हो रही है, और मुझे तो नहीं लगता कि ये अब इसमें वही है कि अब डेमोक्रेट्स का, मैंने कल ही शायद आपके शो में बोला, डेमोक्रेट्स के लिए बहुत बड़ी डिफिकल्टी हो गई है, क्योंकि पेट्रियोटिज्म के नाम पे कि आपने देखो ये बिल नहीं पास किया, वो बहुत ही बड़ा गेम है, उसमें उनको पास तो करना पड़ेगा, पर क्या शेप लेगा। आई थिंक यूएस की ये एक तरीके से
इट इज अ बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ यूएस एज वी नो इन द मिडिल ईस्ट, कि उनका खत्मा जो हो रहा है वो शुरू हो चुका है। मिडिल ईस्ट से क्योंकि सफाई मिडिल की ईस्ट वाले शुरुआत, एक समझ बहुत गए बड़ी लाइन आपने दी है सर, कि मिडिल ईस्ट में चैप्टर क्लोज हो जाएगा। शायद कैप्टन श्याम इस बात से सहमत ना हो। कैप्टन श्याम, मानना शुरू से ये रहा है कि अमेरिका ने एक अच्छी तैयारी की और जीसीसी को बड़ी अच्छी तरह से पहलू में लिया हुआ है, और यही कारण है कि काफी अटैक्स उन्होंने झेला है। ओमान एक ऐसा देश है जो खाड़ी के बाहर है, और वहां पे मस्कट और सलाला जो पोर्ट्स हैं उन पे कई एक्सरसाइजेस की गई। इसके पहले CTG 153 टास्क फोर्स बनाया गया और 47 नेशंस ने इन एरियाज में काफी प्रैक्टिस की है 2022 से लेके 25 तक। और ये जीसीसी के लोग और साथ में इजराइल की नेवी भी आके उन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिस किया है। और अब ओमान जब ईरान जी, अमेरिका ने एयर स्पेस खोल के ईरान के जहाजों को चलने फिरने का मौका दिया है। वरना आपको ध्यान रहना चाहिए कि इसी गल्फ में 19 इराक ईरान वॉर के दौरान यूएसएस वेनेसेंस जो था डिस्ट्रॉयर, उसने इरानियन एयरक्राफ्ट 655 जो दुबई जा रहा था तेहरान से बंदर अब्बास होते हुए, उसे मार गिराया था रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से, और अभी तक माफी नहीं मांगी अमेरिका ने। तो ये हो सकता है क्योंकि उससे गल्फ क्रॉस करना पड़ रहा है बार बार, तो अमेरिका ने एक जगह दी है। आप इसको समझिए कि एक अच्छा गुड बॉय सिंड्रोम दिखा रहा है अमेरिका, और स्लो वॉर को स्लो फेज में लेके आ गया है। हालांकि ब्लॉकेड एक बेलिजरेंट एक्शन है, एक्ट ऑफ वॉर है, लेकिन वो कांग्रेस को कह सकता है कि देखो मैं कोई अटैक तो कर नहीं रहा, लीगली कुछ हो नहीं रहा। और दूसरी बात, स्टार्विंग ऑफ सिविलियन पॉपुलेशन ब्लॉकेड में अलाउड नहीं है। तो आप कह सकते हो कि अगर आप स्टार्व कर रहे हो, ब्लीड टू डेथ पॉपुलेशन को भी करोगे, तो ये आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस विजिट बोर्ड करके वो जो शिप्स हैं जो कामकाजी हैं, मेडिसिन या फूड ले जा रहे हो, शायद उनको वो जाने दे, पर वॉर पेजिंग कैपेसिटी ऑयल नहीं जाने देगा। तो आपकी इकोनॉमी स्लो ब्लीड करेगी, लोग ब्लीड नहीं करेंगे, ये इंश्योर करेगा। वो कंटेनर अगर पाकिस्तान के थ्रू जा रहे हैं तो क्या जा रहे हैं, अमेरिका के सहमति से जा रहे हैं, बहुत सारा पेचीदा मामला आपको समझना पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे करके लड़ेंगे। ओमान चुप रहता है, मीडिएट करता है, लेकिन है जीसीसी के साथ। यूएई ओपेक से बाहर आ गया, यूएई खुद लड़ने के लिए कह रहा है मैं माइन क्लियर करूंगा, क्योंकि क्या है, मैंने आपको कहा था फंक्शनल कंट्रोल ऑफ हॉर्मुज फाइनली इनको गिफ्ट करना है, स्वर्णिम युग लाना है। तो ये सब स्टेटमेंट ट्रंप देते रहते हैं, उनको बारीकी से समझना है। एक्चुअली शुरुआत से उन्होंने सब किया, ऐसा नहीं कि सडनली। कतार में जहां अटैक हुआ था पिछली बार, तो युद्ध रुक गया था ना। इस बार पहले ही दिन उसने कतार पे अटैक कर दिया और हॉर्मुज को बंद कर दिया। अमेरिका ने पासा फेंका था, उसे मालूम था वो करेगा। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की बात है, लेकिन वैसे भी ईरान का वही हथियार है, माइंस और स्टेट ऑफ हॉर्मुज। उसी के थ्रू वो वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित कर सकता है। और अमेरिका क्या कर रहा है, अब गुड बॉय सिंड्रोम में कह रहा है इसने बंद कर दिया, मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूं। न्यूट्रल शिपिंग को इंश्योर करना है कि वो जाएं, ये ब्लॉकेड का रूल है। बेलिजरेंट कंट्री ईरान है, ईरान को ब्लीड करे, ईरान के शिप्स ना जाएं, दूसरे शिप्स जाएं, ये नियम है। तो इसलिए वो हॉर्मुज को खोल रहा है, माइंस को हटा रहा है, और माने तो करीब करीब 1000 माइंस हटा चुका है। उसके 2 शिप्स गुजरे थे वहां से मसल फ्लेक्सिंग करते हुए, दिखाने के लिए कि ये एरिया सेफ है, हमें मालूम है कौन सा सेफ है कौन सा सेफ नहीं है। यस, रिस्क नहीं लेंगे कंटेनर्स, मर्चेंट शिपिंग नहीं जाएगी, लंबा चलेगा ये प्रॉब्लम, क्योंकि मतलब कोई डरेगा। आप कैप्टन श्याम, आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट हो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत वैसे दिख नहीं रहे, क्योंकि अमेरिका ने सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, साम दाम दंडभेद, अंतिम में वो नेवल ब्लॉकेड लगाने को मजबूर हुआ। नेवल ब्लॉकेड प्लानिंग का फर्स्ट पार्ट नहीं था, उनका फर्स्ट पार्ट ये था हम तेहरान को डाउन करेंगे, टॉप रिजीम हटाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे और उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज वहां पर इंप्लीमेंट करवाएंगे, अपनी कंपनीज की एंट्री करवाएंगे वहां पर। यह था पहले 1 महीने का प्लान, 2 से 4 हफ्ते का, लेकिन वो सारा प्लान डीरेल होकर सेंटर में आ गया होर्मुज के। अब अमेरिका क्या कह रहा है, होर्मुज खुलवाना हमारा टारगेट है। अब वो ये नहीं कह रहा तेहरान में रिजीम चेंज करो, सरकार बदलो, IRGC को हटाओ, खामेनेई को हटाओ, इनको भगाओ यहां से। अब ये कोई बात नहीं हो रही, अब सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है, होर्मुज खुलवाओ। कैसे मैं मान लूं आपकी बात कि ये अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट है? देखिए विवेक जी, मैं आपको इसलिए
शुरू में कहा कंसिस्टेंट व्यू, मैं 7 मार्च से ये बोलना शुरू किया था कि ब्लॉकेट होगा। इस पे आर्टिकल लिखा, ट्विटर, फेसबुक और कई जगह पे भेजा मैंने, और ये बताया कि 20 रीजन्स ये लड़ाई कहां जाएगी, कैसे जाएगी। इसको कहते हैं सॉफ्टनिंग द बीच। ये नेवल वॉरफेयर हो रहा है। सबसे पहले आप समझिए विवेक जी, एडमिरल ब्रैड कूपर को सेंट्रल कमांड में ऐसे नहीं लाया गया, अगस्त में उनको बिठाया गया है। और बाय द वे, ये इसके पहले बहरीन बेस्ड नेवल हेडक्वार्टर के नेवल चीफ थे वहां के साल भर। और एक और बात, 21 से 24 तक ये मरीन फोर्सेस के हेड रहे, इनको यहां लाया गया। 2007 से 15 और 16 में, 7 और 8 में एक नेवल एडमिरल वहां आए। पूरे सेंट्रल कमांड में पिछले 1983 से सिर्फ आर्मी के जनरल होते थे। जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जब ये ब्लॉकेड लगाना ही था तो ईरान पर हमला करके इतना गोला बारूद बर्बाद करने की आवश्यकता क्या थी? हम डे 1 में ब्लॉकेड लगाते। ईरान 2 हफ्तों में घुटने पर है, नहीं, तो पहले ही हफ्ते में घुटनों पर होता, वो उसके तेल के कुएं पहले ही बंद हो जाते, तेल पाइपलाइन फटने का खतरा होता, ना अमेरिका को लाखों डॉलर का नुकसान होता और ना ही इतने गोला बारूद खर्च होते। नहीं, इसी को मैं आपको कह रहा हूं, सॉफ्टनिंग द बीच। ब्लॉकेड करने से पहले दुश्मन को चुप कराना पड़ता है, वरना ब्लॉकेड इफेक्टिव नहीं होता। 20 लैंडिंग की ईरान ने एम्फीबियस वॉरशिप्स की पिछले 3 सालों में, डर के मारे। पहले एनिहिलेट करना होता है, इसको सॉफ्टनिंग द बीच कहते हैं। मैंने एक आर्टिकल लिखा, पिवोटिंग सेंट्रल कमांड फ्रॉम बूट्स ऑन ग्राउंड टू एंकर ऑन ग्राउंड। ये एंकर ऑन ग्राउंड का एक तरीका होता है। आप एनिहिलेट नहीं करेंगे, एक्चुअली एम्फीबियस रेड्स का भी चांसेस बनता है। मतलब एक तरह से आपने ईरान को शॉक दिया, और ईरान को शॉक देने के बाद आपने उसको बोला कि भाई चुप बैठो, अब हम जो कार्रवाई कर रहे हैं हमको करने दो। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रवि जी आपके पास आ रहा हूं, रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सहमत हूं यहाँ पे, क्योंकि देखिए जब युद्ध शुरू हुआ था ना, तो शुरू में इनका पूरा आकलन गलत था। इनके आकलन पूरे बेकार हो गए। जब अब ईरान के पास अगर लॉन्ग रेंज एंड डिस्ट्रक्टिव इतने डेंजरस मिसाइल्स और ड्रोन्स बचे रह गए अंडरग्राउंड उनके फैसिलिटीज में, वो बंकर बस्टर बॉम्ब से तबाह नहीं हुए। ईरान की जब रिटेलिएटरी पावर मेंटेन रही, तब ये सीज फायर हुआ है, और तब ये स्थितियां ऐसे बदली हैं कि अमेरिका अब उसके जब अमेरिका के पास, जब ये ईरान ने ब्लॉकेट किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, तो उसके पास 2 ऑप्शन लग रहा था कि या तो वो घुसे, जिसके कारण उन्होंने सारे शिप्स को मोबिलाइज करना शुरू किया, 2 एम्फीबियस शिप्स मंगाए, वहां मेरीन्स का डिप्लॉयमेंट किया, पैराट्रूपर्स को मंगाए, और उन्होंने कई तरह के आकलन किए कि हम अंदर घुस के क्या कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिक्योरिटी सर्विसेज ने, एडवाइजर्स ने उनको बिल्कुल सही सलाह दी होगी कि अंदर घुस के कोई भी आप ट्रुप्स अंदर घुसाएंगे, चाहे बूट्स ऑन ग्राउंड करें, चाहे आप हॉर्मुज के अंदर घुसें, आपको कोलैटरल डैमेज होगा। और युद्ध जो है वो आउट ऑफ ये स्पाइरल आउट होकर के बहुत ही बड़ा रूप ले लेगा, क्योंकि ईरान भी रिटेलिएटरी अटैक्स करेगा मिडिल ईस्ट में बहुत बुरी तरह से, और पूरा मिडिल ईस्ट तबाह होगा, पूरा क्षेत्र जो है वो तबाह हो जाएगा। तो अमेरिका अब ये देख रहा है कि भाई उससे तो काफी अच्छा ऑप्शन है उसके पास कि मैं ब्लॉक कर दूं इस एरिया को, तो ही हैज गॉट ए बेटर ऑप्शन नाउ कि भाई मैं अपना भी कोलैटरल डैमेज क्यों लूं, क्यों इतना बड़ा रिस्क लूं, क्यों मिडिल ईस्ट को तबाह होने का भी रिस्क लूं। कैन अमेरिका सेव मिडिल ईस्ट फ्रॉम द ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, मल्टी वॉरहेड मिसाइल्स? नो, इट कैनॉट। तो उससे तो अच्छा है कि अमेरिका ब्लॉकेट कर ले, स्क्वीज इन करे। एंड दैट इज व्हाई इन माय ओपिनियन, विवेक जी आपका आकलन मुझे सही लग रहा है कि ये अमेरिका के पास सेकंड ऑप्शन के रूप में ये आया है, और ये ऑप्शन अभी अमेरिका के पास बेस्ट है। और अमेरिका अगर चालाकी करेगा तो इसी ऑप्शन पर वो रहेगा, और ईरान ज्यादा देर तक इस ब्लॉकेट को झेल नहीं पाएगा, 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं झेल पाएगा। ये मेरा आकलन है। जी, रवि जी कुछ कहना चाहते हैं? रवि जी बस यही बोलना चाहता हूँ विवेक, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट्स बोले हैं, और बाकी ऑनरेबल पैनलिस्ट ने भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले हैं। आई थिंक मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि बड़ा जो गेम है ब्लॉकेड का, वो ईरान और यूएसए का नहीं है, वो है यूएसए और चाइना का। क्योंकि चाइना का जो गैस जाती है और जो पेट्रोल जाता है, वो ज्यादा है यहाँ से नीचे से, राइट? सो दैट इज अ वेरी बिग गेम। और अब आप ये मत भूलिए कि अब 2 हफ्ते में, अनलेस ये पोस्टपोन होता है, शी जिनपिंग और ट्रम्प की समिट है, राइट? सो वी हैव टू सी व्हाट हैपेंस टू दैट समिट, बिकॉज ये डोंट फॉरगेट कि ये गेम, जो ईरान के पास पैसा नहीं है, ईरान के पास आईआरजी का पूरी जो फंडिंग आती है वो सीसीपी से आती है, आप ये मत भूलिए।
और ये मैं बार बार, मैं अक्टूबर 7 से भी बोलता रहा हूँ, मेरा एक ट्वीट भी वायरल हुआ था कि अक्टूबर 7 के पीछे मास्टरमाइंड्स कौन है। तो आप सिर्फ जो है हमास के पीछे ना जाएं, ईरान के पीछे ना जाएं, कतार के पीछे ना जाएं, चाइना को ना भूलें। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि ट्रम्प की फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरी वॉर में कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। उसकी पहले यह था कि मैंने देखो लीडरशिप को मार दिया, तो इसका मतलब अब रेवोल्यूशन होगी, रेवोल्यूशन हो जाएगी तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो नहीं हुआ। वो भूल जाता है कि ईरान जो है बहुत पुरानी एक सभ्यता है, कि जो पूरा सिस्टम है, उन लोगों ने ईरान इराक पूरी, आपको पता है यार, हम तो काफी बार इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो मैं बाकी इतने ऑनरेबल पैनल से ये भी सुनना चाहूंगा, अगर सर आप बताएं कि चाइना का एंगल जो है, जो ब्लॉकेड में, और दूसरा जो है अमेरिका भी अफोर्ड नहीं कर सकता ब्लॉकेड, क्योंकि एवरी डे सबसे ज्यादा नुकसान उसका हो रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी जीसीसी में। क्योंकि जितना भी उसका जो पूरा गेम है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है वो पेट्रो डॉलर्स पे होता है। क्योंकि अगर उसमें नाकाबंदी होगी, और जैसे यूएई एक बहुत बड़ा स्टेप हुआ है 60 साल में, यूएई जो एक बहुत लॉयलिस्ट था ओपेक का, उसको छोड़ना, और उसके बाद मेकिंग ऑल दीज अनाउंसमेंट्स कि हम इसको भी छोड़ेंगे उसको, ये बहुत बड़ा रेपरकशन है। और इसमें अगर बाकी लोग भी बोलते हैं हम उसको छोड़ रहे हैं, तो ट्रम्प करेगा क्या? तो ट्रम्प के खुद के इंटरेस्ट में है कि ब्लॉकेड और इसका कोई रेजोल्यूशन निकले। बेसिकली दो जो वॉर्स हो रही, जो दो लोग जो पार्टीज हैं, जी। वो अंदर से तो बिल्कुल उनकी बुरी हालत है, पर वो ब्रेव फ्रंट दिखा रहे हैं, ज्यादा देर नहीं चलेगा मेरे हिसाब से। ये आपने चाइना वाला एंगल तो बहुत इंपॉर्टेंट बताया। मैं अनुज माथुर सर से जल्दी से पूछ लेता हूं, क्योंकि समय बहुत सीमित है। लेकिन आपने चाइना को रोकने के लिए एक ऐसे मुल्क को मार दिया जिसके पास पहले से ही कुछ नहीं खोने के लिए। मतलब ये कितना, मतलब एक तरह से देखें, आपको अगर डायरेक्ट चाइना को रोकना था तो आपके पास 10 और ऑप्शंस थे। लेकिन अभी होर्मुज खुल जाएगा, जैसा कि कैप्टन शाम भी कह रहे हैं कि होर्मुज को गिफ्ट करना है जीसीसी को, तो वो 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में वो होर्मुज खोल देंगे। और होर्मुज नहीं भी खोले तो चीन से, रशिया से तेल लेने के लिए चीन को कौन रोक लेगा पूरी दुनिया में? कौन सैंक्शन लगा देगा? रूसी तेल क्या चाइना तक पहुंचाया नहीं जा सकता है? विवेक, आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि चाइना का प्रश्न सिर्फ तेल नहीं है। ये बात जब समझ में आएगी तो अब हम थोड़ा थोड़ा पर्सपेक्टिव सही होगा। चाइना का ईरान के साथ 27 से 28 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड है, और जो कि मेनली ऑयल है। उसके अलावा इस पश्चिम एशिया से चीन 300 से 350 बिलियन डॉलर का ट्रेड करता है, जिसमें 15-16 बिलियन डॉलर का ट्रेड इजराइल के साथ भी है। तो ये जब अगर ये पश्चिम एशिया से ट्रेड बंद होगा, चाहे वो सऊदी हो, इराक हो, बहरीन हो, कुवैत हो, कतार हो, ओमान हो, यूएई हो, कुछ भी हो, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है चाइनीज इकोनॉमी के ऊपर। आप देखिए किस प्रकार के चाइना से स्टेटमेंट्स निकल करके बाहर आ रहे हैं। विवेक, मेरे पास काफी स्टैटिस्टिक्स है अपने पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए कि सारा मैक्सिमम जो नुकसान इसका, अनलाइक द पॉपुलर बिलीफ, चाइना का हो रहा है आउटसाइड ईरान। सब क्योंकि एक तो 90% ईरान का तेल चाइना जा रहा था। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि चाहे वो नॉर्दर्न रूट से है, किसी और रूट से रशिया से तेल ले लेगा, उसको तेल की उतनी ज्यादा परेशानी नहीं है। और बहुत सारे क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं जो कि चाइना वहां से लेता था, वो उनके साथ उनकी जो इंडस्ट्रीज वहां पर दे आर गेटिंग अफेक्टेड, वहां की सेल्स नीचे गिर रही है, वहां की इकोनॉमी का काफी मुझे लगता है इसका प्रभाव पड़ रहा है। और मैं इनके साथ काफी हद तक सहमत हूं कि देखिए ये जो इवेंचुअल राइवलरी जो है वो सुपर पावर राइवलरी अमेरिका और चाइना के बीच में है। और ये पूरा का पूरा गेम मुझे लगता है ये बात उन्होंने ऑप्शन कुछ और दिए थे, लेकिन ये सारा का सारा गेम इस बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन संपन्न एरिया के ऊपर कंट्रोल करने का था। ये कंट्रोल, हाँ, बस ये जो उनका जो संसाधनों का कंट्रोल है वो उसका सारा खेल था। ये बाकी उसका उद्देश्य क्या था क्या नहीं था, ये बात की बात। बिल्कुल, लेकिन अब देखते हैं इसमें। अब वक्त तो ईरान के साथ भी खत्म हो रहा है, तो उधर यूएस कांग्रेस से ट्रंप को भी मंजूरी लेनी है, तो उनके पास भी टाइम का क्रंच चल रहा है। और इस बीच में ये साइबर अटैक ईरान का, अमेरिकी राष्ट्रपति का अगला फैसला क्या होता है, अगला मूव क्या होता है, ये बहुत मैटर करेगा, तो उस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।